Hello and welcome to Fluent English Language Training FELT। मेरा नाम है अमित कुमार शर्मा और आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर लेकर चलने वाला हूं जो आपके लिए बेहद कारगर होगी, बहुत सफल आपको ये बना सकती है अगर आप इस यात्रा पर मेरे साथ में सहयात्री बनकर अंत तक जो हमारा डेस्टिनेशन है वहां तक आप मेरे साथ में सफर करें। ये सफर वो सफर नहीं है जो इंग्लिश में है SUFFER, ये वो सफर नहीं है। हिंदी के सफर की बात कर रहे हैं, एक जर्नी की बात कर रहे हैं जिसका डेस्टिनेशन कितना खूबसूरत है वो तब खूबसूरत होगा जब पूरी यात्रा का आनंद उठाया जाएगा। तो चलिए चलते हैं इस यात्रा पर। ये यात्रा है किसकी? आज हमारी यात्रा है स्पोकन इंग्लिश की, यानी कि बोली जाने वाली इंग्लिश। इस इंग्लिश की यात्रा का डेस्टिनेशन क्या होगा ये हमारा वो जर्नी तय करेगा जिस जर्नी पर अभी हम चलने वाले हैं। और मैं आपको बहुत सारे खूबसूरत ऐसे मोमेंट्स की तरफ ले चलूंगा, ऐसी जानकारी आपको आज देने वाला हूं जो आपके लिए मील का पत्थर साबित होंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप एक लर्नर हैं, अगर आप एक ट्रेनर हैं, अगर आप एक ट्रेनी हैं, आप इंटरव्यूअर हैं, इंटरव्यूई हैं, आप जो कोई भी हैं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता आप कौन हैं। आप 6 क्लास में पढ़ते हैं या आपने MA कर लिया है या PhD परस्यू कर रहे हैं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है केवल इस चीज से कि क्या आप एक अच्छे वक्ता हैं और उस अच्छी स्पीकिंग एबिलिटी के साथ साथ जो आपके अंदर एक राइटिंग स्किल्स का एक जन्म हो चुका है, आप अच्छे से शानदार तरीके से लिख सकते हैं, उसको आपने हासिल कर लिया है। उस तरीके को मैं आपको आज समझाऊंगा और ये सारी चीजें मैं आपको फाउंडेशन से लेकर चलूंगा। तो बहुत सारी चीजें आपको समझाने वाला हूं, आप कहीं भी मत जाइए। और आपको अगर कहीं जाना है तो आप इस वीडियो को शुरू से बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि अगर आप इसका भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं तो इसको अंत तक देखिए ताकि आपके अंदर ये उस एनर्जी को पेनिट्रेट कर सके, उसको इंट्रोड्यूस कर सके जिसको आप हमेशा से चाहते हैं। चलिए चलते हैं स्पोकन इंग्लिश के उन फंडामेंटल रूल्स की तरफ, उन एलिमेंट्री रूल्स की तरफ जो आप पूरी कड़ी मेहनत करने के बावजूद आज भी हासिल नहीं कर पाए हैं। और अगर कर पाए भी हैं तो आपको प्रत्याशित एक्सपेक्टेड डिजायर्ड रिजल्ट आज तक नहीं मिले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, जब आप कभी बोलने की बात करते हैं, इंग्लिश बोलने की बात करते हैं, स्पेशली स्पोकन इंग्लिश के, आप एक अच्छे वक्ता बन जाएं। आप चाहे एक व्यक्ति से बात करें, अकेले अपने आप से बात करें या भीड़ से बात करें, आपके डर को एलिमिनेट करने का तरीका क्या हो सकता है? जब आप बात करते हैं तो सबसे पहले आप किन चीजों के बारे में सोचते हैं? पहला, वो कौन सा आपका स्किल है जिसके ऊपर आपने काम करना है। आपका सबसे पहला स्किल कौन सा होना चाहिए? आपका सबसे पहला स्किल ये होगा कि क्या आप ये काम करते हैं। बहुत ही छोटा सा काम आपको करना है। डू यू थिंक? अपने आप से ये सवाल पूछिए, डू यू थिंक और नॉट? एंड इफ यू थिंक, हाउ यू थिंक? अगर आपको इसका सवाल मिल जाए, कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि हाँ मैं तो सोचता हूं, मेरे पास में एक दिमाग है, मेरे पास में एक ब्रेन है या माइंड है, साइंटिफिकली उसको कुछ भी कहिए, मैं तो सोचता हूं। कौन इंसान ऐसा है जो दुनिया में नहीं सोचता? मैं तो सोचता हूं। लेकिन मात्र इतना कह देने से क्या आप सही दिशा में सोच रहे हैं, उस दिशा में सोच रहे हैं कि जो थिंकिंग आपको यहां ले जाए? स्पोकन इंग्लिश, अगर आपके पास में कोई टॉपिक है, कोई भी टॉपिक आपके पास में है, तो क्या आप उसको रिलेट करता हुआ रेलेवेंट, जो भी रेलेवेंट इन्फो है, उसका इंफॉर्मेशन है, आप उसको अपने पास तक लेकर आ सकते हैं? क्या यूनिवर्स में जो बिखरी पड़ी है इंफॉर्मेशन, पूरे इस ब्रह्मांड में आपके आसपास जो भी आप सोच सकते हैं, क्या आप वहां से इस इंफॉर्मेशन को कर सकते हैं, इसको अट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? अब सीधे सीधे ये है कि मैं अगर आपको ये बताना चाहूं कि इससे मेरा क्या मतलब है, क्या आप कनेक्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं? जो हमारी यूनिवर्स में, इस यूनिवर्स में इंफॉर्मेशन का बैंक है पूरा, जो इंफॉर्मेशन यहां पर ईश्वर ने छोड़ दी है आपके लिए,
क्या आपके दिमाग में उतनी ताकत है कि आप उससे रिलेट कर सकें? क्या आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं? जो इंफॉर्मेशन आपने अपने दिमाग के अंदर जो बैंक है, आपका जो माइंड बैंक है, आपने जन्म से आज तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन, सूचना का एक बैंक अपने अंदर बनाया होगा। अगर आपने उस बैंक के अंदर बहुत शानदार तरीके से चीजों को रखा है तो आप वहीं से अपना मैटर निकालेंगे, कंटेंट निकालेंगे। अब आपसे कोई ऐसी चीजों के बारे में तो पूछ नहीं रहा है, आपसे कोई ऐसी चीजों के बारे में जानने के लिए नहीं कह रहा है, बोलने के लिए नहीं कह रहा है जो आपने कभी पढ़ी ही नहीं है। अगर आपने कोई चीज नहीं पढ़ी है, उदाहरण के तौर पर अगर हम थोड़ा सा, मैंने कुछ यहाँ शब्द लिए हैं, इनको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं क्योंकि हमारा डिस्कशन बहुत ही उम्दा होने वाला है, बहुत प्रोडक्टिव होने वाला है और इस प्रोडक्टिव डिस्कशन के लिए हमको अपने आप को टाइम देना होगा। लेकिन आज इन सब चीजों के लिए बहुत अच्छा सा मैं सोचता हूं कि किसी के पास टाइम ही नहीं है। आप उन फंडामेंटल चीजों को जानने की कोशिश नहीं करते हैं। हम कभी भी कोशिश नहीं करते हैं कि उन चीजों को जान लें। तो क्या कंटेंट है आपके पास में? रेलिवेंट कंटेंट है आपके पास में? अगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चलिए डेमोक्रेसी पर बोलिए, डेमोक्रेसी यानी कि प्रजातंत्र या गणतंत्र के ऊपर, आई एम सॉरी, प्रजातंत्र के ऊपर बोलिए। तो डेमोक्रेसी अगर आप जानते हैं कि प्रजातंत्र, और आपने उसको अपनी जिंदगी में कभी पढ़ा ही नहीं है, आपने कभी कोई किताब उठाकर देखी ही नहीं है, आपने कभी कोई डिस्कशन इनिशिएट किया ही नहीं है, आपने कभी कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं किए है, आपने अपने कभी किसी मित्र से ये नहीं कहा है कि यार बताओ डेमोक्रेसी के अंदर आपने वोट तो डाला है लेकिन आपको डेमोक्रेसी का मतलब मालूम नहीं है, इसका मतलब आपके पास में रेलिवेंट कंटेंट हो ही नहीं सकता। चलिए ये मान लेते हैं कि आपका टेस्ट नहीं है, ये आपका टेस्ट नहीं है, आपका स्कोप नहीं है। आप जो पढ़ते हैं, हो सकता है कि आप साइंस के स्टूडेंट हो और साइंस के स्टूडेंट होने के नाते आपका समय ही नहीं मिलता आपको कि आप डेमोक्रेसी के बारे में बात कर सके, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सके, कोई डिस्कशन इनिशिएट कर सके, इंस्पायर कर सके या इंस्पायर हो सके। चलिए मान लेते हैं। तो क्या आप अपने किसी मुद्दे के ऊपर, अपने किसी सब्जेक्ट के ऊपर, अपने टॉपिक के ऊपर जो आपसे रिलेट करता है उसके ऊपर बोल सकते हैं? आपका अगर टॉपिक है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं और आपसे कोई पूछ रहा है कि आपको बोलना है, लेट्स से आपको कोहिसिव पावर के ऊपर बोलना है साइंस में, और खास तौर से आपको साइंस से रिलेट करते हुए फिजिक्स के ऊपर आप इसको रिलेट कर सकते हैं या जो चाहे उसके ऊपर रिलेट कर सकते हैं। कोहिसिव पावर वहां आपको कहां दिखाई पड़ती है? या आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर बोलना है। चलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको इसके ऊपर बोलना है। या आप कहिए कि आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आपने हिस्ट्री में बहुत अच्छी कमांड हासिल की है, आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं हिस्ट्री में और आप एक डिस्कशन इनिशिएट करना चाहते हैं हिस्ट्री के ऊपर, तो आप कौन से टॉपिक के ऊपर पढ़ सकते हैं? कौन से टॉपिक के ऊपर आप बात कर सकते हैं? हिस्ट्री के ऊपर क्या आप बात कर सकते हैं 1857 के ऊपर? क्या आप एक डिस्कशन इनिशिएट कर सकते हैं? अगर आपको कहा जाए कि इनिशिएट अ डिस्कशन और लोगों को शामिल करिए उसके अंदर, एंड इन्वॉल्व पीपल इन दिस डिस्कशन, कैन यू इनिशिएट, कैन यू स्टार्ट? तो अगर आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, सो आई आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन, व्हाट स्टॉप्स यू? जिसके पास नॉलेज होती है वो डिस्कशन करना चाहता है। मैं वाद विवाद करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं डिस्कशन करने के लिए, एक हेल्दी डिस्कशन, एक हेल्दी ट्रेड। आप एक हेल्दी ट्रेड के बारे में सोचिए, हेल्दी ट्रेड, आदान प्रदान आप करना चाहते हैं। एक ऐसा डिस्कशन है जिसके अंदर एक चीजों को हमको जानने का मौका मिलेगा, आपका जो दिमाग है वो ओपन होगा। डिस्कशन से दिमाग ओपन होता है, दिमाग के अंदर का रैशनैलिटी बढ़ती है। लोगों का ऐसा कहना है कि आप और ज्यादा रैशनल हो जाते हैं, चीजों को देखने का आपका नजरिया बदल जाता है, आपका दिमाग खुलने लगता है। इट मीन्स यू ओपन अप टू डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ पीपल। आप अलग अलग तरह के लोगों की मानसिकताओं से जुड़ते हैं और एक एक्सचेंज करते हैं उनके साथ। और जब आप एक एक्सचेंज करते हैं,
एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, जो ज्ञानी लोग होते हैं वो एक्सचेंज करना पसंद करते हैं, विचारों को आदान प्रदान करना वो बहुत अच्छा समझते हैं। तो आप अगर 1-to-1, अगर आप 1-to-1 एक डिस्कशन इनिशिएट करना चाहते हैं, कैन यू इनिशिएट अ डिस्कशन 1-to-1 यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश एज ए व्हीकल? एक व्हीकल बना के, इसको कम्युनिकेशन व्हीकल बना के, कैन यू स्टार्ट इट? अपने आप से सवाल पूछिए। अगर नहीं कर पाते हैं, विषय कोई भी उठा लीजिए दुनिया का जो आपको पसंद हो, जिसके आप स्टूडेंट हैं, तो अगर आप उसको इनिशिएट नहीं कर पा रहे हैं तो फंडामेंटली, या कहें कि बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बेसिकली और फंडामेंटली में थोड़ा सा एक अंतर है, उसमें एक प्रिसीजन का फर्क है, उसमें मैं माइन्यूट उस अंतर को खोजने यहां नहीं निकला हूं। तो क्या आप उसको, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको एक अच्छे डिस्कशन को एज ए स्पीकर इनिशिएट करने से रोकते हैं? नंबर 1, नॉलेज तो आपके पास में है। नॉलेज अगर आपके पास में है तो इसके ऊपर तो मैं आपके इस डिस्कशन को लेकर नहीं जाने वाला हूं। नंबर 2 इज रियली इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट पॉइंट। अब आपके पास में क्या उस नॉलेज को वर्ड आफ्टर वर्ड आफ्टर वर्ड आफ्टर वर्ड एंड देन यू मेक सेंटेंसेस, क्या आप वर्ड्स को आपस में जोड़ सकते हैं? अगर आप वर्ड्स को आपस में जोड़ सकते हैं और उनका एक अच्छा मीनिंगफुल, यानी कि मीनिंग उसमें होना चाहिए, मीनिंगफुल उसका एक मैसेज निकाल सकते हैं और इसको आगे पास ऑन कर सकते हैं, तो क्या आप इस काम को कर सकते हैं? कैन यू अरेंज द वर्ड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और many? Can you arrange the words in a meaningful order? अगर आप ये काम कर सकते हैं तो आप सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। नंबर 3, आपके उस सेंटेंसेस में आपकी वोकैबुलरी कितनी है? डू यू हैव enriched vocabulary? enriched vocabulary। अब enriched vocabulary का मतलब यहां पे इतना है कि अगर एक शब्द आपको धोखा दे दे, एक शब्द, हमारी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं होती है, बहुत सारे हम लोग अलग अलग तरहों के अलग अलग चीजों से जूझते रहते हैं, तो हो सकता है कि इतनी मेमोरी हमारी शार्प ना हो, हमारे मेंटल स्क्रीन पर करंटली अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इतने सारे शब्द ना आ पाए और मैं स्ट्रगल करने लगूं। लेकिन अगर आपने अपने ही सब्जेक्ट का नॉलेज, जो सब्जेक्ट आपका है, कोई भी सब्जेक्ट दुनिया का आप उठा लीजिए, आप जिसमें पीएचडी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, क्लास 12th में है, 10th में है, 6th में है, जो वोकैबुलरी आपकी है वो वोकैबुलरी आपको स्ट्रेंथन करती है कि आप वर्ड बाय वर्ड बाय वर्ड बाय वर्ड एक रेलेवेंट कंटेंट को आप कंस्ट्रक्ट कर सकें और सेंटेंसेस के जरिए, छोटी छोटी सेंटेंस के जरिए उन वर्ड्स को जो आपकी उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं वहां तक लेकर आ सके। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप डिस्कशन कर सकते हैं। नंबर 4 हो सकता है कि आपको हमेशा लगे कि जो मैं बोल रहा हूं उसमें कहीं ना कहीं कुछ डाउट्स, कुछ ना कुछ डाउट्स हो सकते हैं, कुछ ना कुछ इल्यूजन्स हो सकते हैं। आपके इल्यूजन्स हैं कि आपको लग सकता है कि आपके वो डाउट्स कहीं ना कहीं एक ड्यूबियस हैं, थोड़े से ड्यूबियस का मतलब है कि उसमें आपको संदेह है कि वो सही भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो क्या आपने अपने आप को प्रोजेक्ट किया है? क्या आपने अपने आप को प्रोजेक्ट किया है? क्या आपने कहीं पब्लिक स्पीकिंग के जरिए अपने आप को पॉलिश किया है? अपने उस फेयर को पब्लिक स्पीकिंग के जरिए या ऐसे वीडियो जैसे मैं बना रहा हूं इसके जरिए क्या आपने उसको इलिमिनेट किया है? क्या आपके फोबिया को आपने बढ़ने दिया है? क्या आपके अंदर कहीं ना कहीं फ्राइट है? फ्राइट का मतलब है कि आपके अंदर डर है। क्या स्टेज से आप डरते हैं? अब
लोगों का कहना है कि जब भी कोई हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो ज्यादातर कम्युनिकेशन सिखाने वाले फोबिया और फ्राइट की ही बात करते हैं। ये दोनों उनके हथियार होते हैं। अगर ये हथियार हैं तो आप अपने को, अगर ये हथियार है तो क्या आप इन हथियारों को एलिमिनेट नहीं करना चाहते? क्या आप अपने आप को ओपनली कह सकते हैं कि आई डोंट हैव एनी फोबिया, मेरे पास कोई डर नहीं है, कोई फ्राइट नहीं है, मुझे कोई चीज स्कैर कर ही नहीं सकती एज अ स्पीकर। आई एम एन ओपन स्पीकर, आई एम एन इंडिपेंडेंट स्पीकर, आई कैन स्पीक एनीवेयर इन द वर्ल्ड, आई कैन स्पीक ऑन एनी टॉपिक ऑन एनी स्टेज इन द वर्ल्ड। अक्रॉस द ग्लोब कोई भी स्टेज ऐसा नहीं है जो आपको स्टेज फ्राइट दे सके। मैं वीडियोस बहुत आसानी से बना लेता हूं जबकि कोई मुझे देख नहीं रहा है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनको वीडियो बनाने में भी, जबकि उनको कोई देख नहीं रहा होता, और उनको अपना वीडियो बनाने में कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आपको कोई देख नहीं रहा है क्योंकि आपको कोई अपने साथ में संबद्ध नहीं कर रहा है, रिलेट नहीं कर रहा है, आपको कोई पब्लिक फ्राइट नहीं है, कोई फोबिया नहीं है। अगर आप वो भी नहीं कर पाते हैं तो क्या कर पा रहे हैं? फिर आप क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो लोग अच्छा बोल नहीं पाते, हो सकता है वो बहुत अच्छा लिख सकते हो। बिल्कुल, मैं इस बात को मानता हूं। अगर आप एक अच्छा लिख रहे हैं तो मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। आई अप्रिशिएट योर वर्थ एज अ राइटर। मैं आपकी वर्थ, जो आपका अपना एक सम्मान है एज अ राइटर की हैसियत से, उसका मैं सम्मान करता हूं। I really appreciate that you are a wonderful writer. You can speak, maybe you cannot speak, but you can write really well. You can amaze people with your writing skills. ठीक है, लेकिन आपकी राइटिंग आपको कहीं ना कहीं क्रिपल कर रही है। आपकी राइटिंग कहीं ना कहीं आपको क्रिपल कर रही है। अपने डिस्कशन के दौरान मैं लगातार ऐसे ऐसे शब्द लेकर आ रहा हूं जो आपको बहुत फायदा दे सकते हैं। वोकैबुलरी, आपकी राइटिंग कहीं ना कहीं आपको क्रिपल कर रही है क्योंकि आप पेन पुशर बन रहे हैं ज्यादा। आप पेन पुशर ज्यादा बन रहे हैं और आप अपनी जीभ को, यानी कि बोलने के उस सबसे बड़े हथियार को यूज ही नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, जब तक आप बोलेंगे नहीं तो बोलना कहां से आएगा? जब तक आप सीखेंगे नहीं कि बोला कैसे जाता है, आप फंडामेंटल्स को नहीं सीखेंगे, बेसिक्स को नहीं सीखेंगे, अपने डर को दूर नहीं करेंगे, जानेंगे नहीं उस साइंस को कि बोलते कैसे हैं, तो बोलेंगे कैसे? कितने सारे वीडियो, हजारों लाखों वीडियोस आप देख चुके होंगे, लेकिन क्या उन वीडियोस देखने के बाद में you taught yourself? Have you become self reliant? क्या आप सेल्फ रिलायंट हो चुके हैं? Are you relying only on yourself? क्या आप केवल अपने ऊपर ही निर्भर हैं? I appreciate, I really admire when somebody says that I want to be self-reliant when it comes to speaking English. कि मैं खुद को पढ़ाना चाहता हूं, खुद को सिखाना चाहता हूं, खुद से सीखना चाहता हूं, किसी गुरु की मुझको जरूरत नहीं है। I really admire this. This is wonderful skill that you can teach yourself. However, have you set any goal? If you have set no goals for you, if you have no plans, if you have no plans at all, it means you are planning to fail. If you have failed to plan, याद रखिएगा इस बात को, मैं फिर इस बात को आपको बताना चाहता हूं, यहां पर आपको लिखकर बता रहा हूं, if you fail to plan, if you fail to plan, you plan to fail. You plan to fail. अगर आपने योजना बनाने में आप असफल हो जाते हैं, अगर आप योजना आपने बनाई नहीं है कुछ भी, उसको एग्जीक्यूट करना, उसको इंप्लीमेंट करना तो बहुत दूर की बात है। इफ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। तो अगर आपने कोई योजना बनाई ही नहीं है तो आपने योजना बना ली है कि आप असफल होने वाले हैं। आपने असफल होने का मंत्र सीख लिया। सीधी सी बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं। तो जिस थेरेपी को, जिस साइकोलॉजी को लेकर मैं पढ़ाता हूं, वो साइकोलॉजी ऐसी है
कि आप दुनिया के किसी भी स्टेज पर खड़े हो जाएं, आप डरेंगे तो बिल्कुल नहीं। आपके अंदर फोबिया या स्टेज फ्राइट या और भी किसी तरह का कोई डर आपके अंदर आ ही नहीं सकता है। नो फियर कैन इनहैबिट यू। नो फियर, आई गारंटी, नो फियर कैन इनहैबिट यू। आपके शब्द इतने ताकतवर होंगे कि आप अपने को कंग्रेचुलेट करेंगे कि ये शब्द मेरे पास में इफर्टलेसली आ रहे हैं। आप बनना क्या चाहते हैं? आप बनना चाहते हैं इफर्टलेस। बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते हैं? अपने आप से पूछिए। आप एक इफर्टलेस स्पीकर बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते हैं? आपको स्ट्रगल करना है या आपको स्ट्रगल नहीं करना है? आप क्या बनना चाहते हैं? अपने आप से पूछिए। आपको एक ऐसा स्पीकर बनना है जो स्ट्रगल करना चाहता है, जो एक स्ट्रगलर बनना चाहता है। डू यू वांट टू स्ट्रगल एज अ स्पीकर? Initially, definitely, there might be a phase of struggle. Initially, एक इनिशियल स्टेज पर स्ट्रगल हो सकता है, ऑल राइट, बट दैट स्ट्रगल गोज ऑन, दैट स्ट्रगल गोज ऑन, it becomes it becomes a sort of struggle that never ends. No, this is not done. ये तो बिल्कुल नहीं है। दिस इज नॉट द कमिटमेंट। ऐसा नहीं होता। इनिशियल स्टेज पर आप स्ट्रगल करें, अग्रीड, बट यू कीप ऑन स्ट्रगलिंग, I'm sorry to say there is not going to be any success. We cannot really commit to that success. वो सक्सेस हमें मिल नहीं पाएगी। And that goal is not going to be achieved. आपने कोई गोल ही नहीं बनाया है। आपका गोल पोस्ट है क्या? आपका गोल पोस्ट है क्या? फुटबॉल के गेम में गोल करने के लिए एक पोस्ट इधर होता है और एक पोस्ट इधर होता है। विरोधी टीमें एक दूसरे का मंजिल देख लेती हैं कि इसको यहां पे गोल करना है और इसको यहां पे गोल करना है, इसको हटा दीजिए, एंड देन सी द कंडीशन। उस कंडीशन को असेस करिए। कहीं भी आप बिल्कुल भी गोल ही हटा देंगे अपना, तो आप करेंगे क्या? तो मेरा कहने का पूरा मतलब यह है कि अगर आपने एक छोटी सी ताकत को भी अपना ब्रह्मास्त्र बना लिया, अगर आप एक छोटी सी ताकत को भी अपना ब्रह्मास्त्र बना सकते हैं कि आप अपने वर्ड पावर को इतना स्ट्रेंथन कर लीजिए, सीमेंट कर लीजिए, फ्लरिश कर लीजिए उसको, कि जब आप बोलें, अगर आप हिंदी भी बोल रहे हैं तो हिंदी बोलने के दौरान आपके 100 शब्दों में से 80 शब्द तो आपके हिंदी के नहीं हैं, इंग्लिश के हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ ब्रह्मास्त्र, एंड ब्रह्मास्त्र, यू नो, नोबडी कैन डिफीट। आप इसको तो, ब्रह्मास्त्र को तो आप हरा ही नहीं सकते हैं। ब्रह्मास्त्र इज अनडिफीटेड, और अगर कोई अनडिफीटेड है तो फिर आपको और क्या चाहिए? लेकिन अगर आपने अपनी मंजिल ऐसे बना ली है जो अनसरमाउंटेबल है, अनसरमाउंटेबल, जिसको जीता ही नहीं जा सकता है, तो आप कैलकुलेटिव नहीं हैं। आप बहुत ही फियरलेस स्पीकर बनना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को देखना है और दिखाना है, बार बार देखना है, अपनी बातों से मुझे बताना है कि कहां पर मैं गलत हो सकता हूं। तो चलिए, आज आपके लिए कुछ ऐसी वोकैबुलरी यहां पर लेकर आया हूं और आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। थोड़ा यह भी बताऊंगा कि आप कैसे चीजों को शानदार तरीके से यूज कर सकते हैं। चलिए पहला वर्ड लेते हैं, और पहला वर्ड मैंने आपके सामने बहुत एक आसान सा वर्ड लिया है मैंने। वर्ड है एस्केलेट। थोड़ी सी वोकैबुलरी आपको दे दूं, वोकैबुलरी आपकी बढ़ाता हूं। एस्केलेट। अब एस्केलेट, सबसे पहले जब आप किसी वर्ड के बारे में सोचते हो तो कोई वर्ड जब आपको दिखता है तो क्या करते हो? व्हाट डू यू डू? व्हाट डू यू डू? व्हाट डू यू डू? When you see a word, what do you do? Does it make its way? Does it make its way to you, or does it make its way into your soul just in a blink and you understand the word? आप इसको समझ लेते हैं। आपको समझने में कितना समय लगता है? टाइम कितना लगता है? टाइम टेकन टू अंडरस्टैंड। Time taken to understand the word. कितना समय लगता है? अगर आप कह रहे हैं कि मुझे लगते हैं 10 सेकंड,
10 सेकेंड्स मुझे लगते हैं। सो नो, 10 सेकेंड बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, इफ यू आर टॉकिंग टू समबडी, you have a wonderful, nice conversation, engaging conversation with somebody, you cannot make him wait. You cannot make him wait. You can't really make somebody wait. आप किसी को वेट करा ही नहीं सकते हैं। The person who is going to engage in a conversation with you, जो इंसान आपसे कॉन्वर्सेशन में एंगेज होने वाला है, you are making him wait. No, you cannot. 10 seconds, no. बिल्कुल भी नहीं कर सकते आप ऐसा। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। यू आर नॉट गोइंग टू हैव एनी कॉन्वर्सेशन और डिस्कशन व्हाटसोएवर। फ्रूटफुल तो नहीं होने वाला है, ये फ्रक्टिफाई नहीं करेगा आपका जो भी कॉन्वर्सेशन है। आप इस कॉन्वर्सेशन को बेकार समझिए, फ्रूटलेस है। ये कॉन्वर्सेशन जो आप 10 सेकंड के अंदर यहां करेंगे, ये फ्रूटलेस है, ये बिल्कुल भी फ्रूटलेस है, ये फ्रक्टिफाई नहीं होगा। फ्रक्टिफाई, अब जैसे मैंने वर्ड यूज किया, मुझे इस वर्ड को यूज करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा, ये वर्ब है। फ्रक्टिफाई, फल नहीं आएंगे आपके कॉन्वर्सेशन पर। ध्यान से समझ लीजिए, फ्रक्टिफाई नहीं करेगा। मेरे हिसाब से आपको 4 सेकेंड्स, यू नीड 4 सेकेंड्स, जस्ट 4 सेकेंड्स टू आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ वर्ड इट इज। वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, क्या है, कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है। एस्केलेट, अगर आपने नहीं किया है तो आप लिसनिंग तो बिल्कुल कर ही नहीं रहे हैं। सबसे बड़ी दुनिया की ताकत एज अ स्पीकर जो है, मैं इस बात को ऊपर भी यहां बताना चाहूंगा, मैं इस बात को यहां ऊपर भी बताना चाहूंगा, इसको स्टार पॉइंट बना लीजिए। लिसन, most powerful weapon for a speaker. Listen. इसीलिए तो हम लिखते हैं LSRW। Listen पहला ही है। ये एक, आप रिसीव कर रहे हैं कुछ, और जब तक रिसीव नहीं करेंगे, जब तक आप रिसीव नहीं करेंगे तो आप अपने बैंक में किसी चीज को डिपॉजिट कैसे करेंगे? आपका डिपॉजिट तो जीरो रहेगा। आप डिपॉजिट करेंगे कैसे? आप तो सुनना पसंद ही नहीं करते हैं। सुनना पसंद होता भी किसे है? यू ऑलवेज वांट टू रिप्लाई। आपका इंटरेस्ट हमेशा रिप्लाई में होता है, आपका रिस्पॉन्स में नहीं होता। रिस्पॉन्स कोई भी इंसान नहीं करना चाहता, और अगर आप रिस्पॉन्स करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? आप लिसन करते हैं। अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, तो आप लिसन करना चाहते हैं। जो लोग दुनिया में रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं वो लिसन करना पसंद करते हैं, उनको लिसनिंग पसंद होती है। अगर आप नहीं करना चाहते हैं, इसका मतलब आप अपनी बात को बस रखना चाहते हैं कि मेरी बात खत्म हो। चलिए बात करते हैं एस्केलेट के ऊपर। बहुत ही शानदार वर्ड है और मुझे तो बेहद पसंद है। एस्केलेट, मीनिंग समझ लीजिए, एस्केलेट का मीनिंग क्या है। आपने सफर किया होगा, आपने मेट्रो ट्रेन में भी सफर किया होगा, आपने बहुत सारी और जगहों पर सफर किया होगा। जब आप और बहुत सारी जगहों पर सफर करते हैं तो आप ये देखते होंगे कि एस्केलेट का मतलब है क्या। अगर आप इसके मतलब को जानते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि इसका मतलब हो क्या सकता है। अगर आप जानते हैं तो आपको एस्केलेट का मतलब होगा, एक सीढ़ी होती है जो आपको लेकर जाती है। जब आप चलना पसंद नहीं करते और बहुत ज्यादा, जो मेट्रो ट्रेन के बहुत नीचे तल होते हैं, कभी कभी अंडरग्राउंड भी जाना पड़ता है, बहुत आपके पास में सामान भी है, लगेज बहुत ज्यादा है आपके पास में, या आप थोड़े थके हुए हैं, चलना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो आप एस्केलेटर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई चीज आपको ट्रैवल करा रही है, आपको लेकर जा रही है ऊपर की तरफ। अब ऊपर की तरफ क्या हो सकती है? एस्केलेट का देखिए, ज्यादातर सिचुएशन में एस्केलेट एक नेगेटिव सिचुएशन होती है। नेगेटिव, अगर कोई चीज एस्केलेट कर जाती है, वर्ब है, अगर कोई चीज एस्केलेट कर जाती है तो वो चीज एक बैड सिचुएशन को इंडिकेट करती है। बैड सिचुएशन, बैड सिचुएशन, आई एम सॉरी, ये टी है, सिचुएशन बैड है। और उस बैड सिचुएशन में अगर कोई एस्केलेट कर रही है तो हो सकता है समवन को मैं लिख सकता हूं एसएम लिख दूं, और समथिंग को एसटीएच लिख सकता हूं मैं।
समवन और STH somebody, आप इसको बता सकता हूं someone, और ये है समथिंग। अगर कोई चीज एस्केलेट कर रही है तो कोई ना कोई चीज, वो चीज या वो व्यक्ति या तो अपने साइज में वो बढ़ रहा है, उसकी गंभीरता में वो बढ़ रहा है, या वो उसकी इंटेंसिटी में बढ़ रहा है। यानी कि या तो वो बड़ा हो रहा है साइज में, या हो सकता है कि उसकी सीरियसनेस बढ़ रही हो, या हो सकता है उसकी इंटेंसिटी बढ़ रही हो। और बढ़ किस तरफ रही हो? वो बढ़ रही है उस तरफ जहां पे हमको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और वो चीज बुरे की तरफ जा रही है। वो चीज बुरे की तरफ जा रही है। वो कोई घटना भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। मैंने 3-4 चीजों को यहां पे लिख दिया है, और 3-4 चीजों को लिखने के बाद में यहां पर मैं आपको उदाहरण देना अब चाहूंगा। क्या आपको मैं उदाहरण दे दूं? आइए कुछ उदाहरण ले लेते हैं, अभी अभी बिल्कुल फ्रेश उसका उदाहरण लेते हैं। कनाडा। कनाडा कनाडा के जो वहां पर एक प्रीमियर हमारे यहां आए थे, जस्टिन ट्रूडो, आपने याद होगा, और हमने अभी एक सम्मेलन किया था, और उस सम्मेलन में पूरे विश्व के बहुत बड़े बड़े प्रीमियर्स को हमने बुलाया था, प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स। कनाडा के भी जस्टिन ट्रूडो यहां आए, और वहां पर कनाडा के जो जस्टिन ट्रूडो आए, उनको यहां जब वो आए, उनको रिसीव किया हमारे पीएम ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। तो जब मोदी जी ने उनको रिसीव किया तो मोदी जी ने उनको बातों ही बातों में बहुत सारी चीजों को बता दिया कि भाई आपके यहां कनाडा के अंदर भारत के खिलाफ बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जो हमें मंजूर नहीं है, और हमने किसी भी देश के बारे में कभी भी दुर्भावना, कोई मैलिस नहीं रखी है। कभी भी कोई दुर्भावना हमारे मन में, कोई मैलिस किसी देश के लिए नहीं रही है। हेट्रेड को हम ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं, हेट्रेड को हम कभी भी ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं। हम एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को रखना चाहते हैं। सिम्बायोटिक का मतलब है कि एक ही घाट पर सब पानी पी सकते हैं, और हम एक ऐसी शानदार गुडविल को हमेशा उस चीज को ही ट्रांसपोर्ट करते हैं, और हमारी पहचान ये है कि उस गुडविल को हम साथ लेकर चलें। तो हम हार्मोनियस रिलेशनशिप को बना के रखना चाहते हैं, हार्मोनियस। तो जस्टिन ट्रूडो को पता है, लेकिन जस्टिन ट्रूडो कहां सुन रहे थे? वो तो एक अल्पमत की सरकार चला रहे हैं, माइनॉरिटी की सरकार चला रहे हैं। उनको जो खालिस्तान है, वहां के जो सपोर्टर्स कनाडा के अंदर हैं, वहां पे उन्होंने उनको चला रखा है, और जस्टिन ट्रूडो उन खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे हैं। मोदी जी ने उनको समझाया। अब मोदी जी ने जब उनको समझाया, तो जब वो समझे नहीं और वहां जाकर भी उनको कुछ पता नहीं चला, तो वहां पर स्थिति खराब हो गई। और अगर भारत के साथ में, जो आज विश्व की एक शक्ति है, हम विश्व की एक शक्ति हैं, और भारत लगातार लगातार उत्तरोत्तर बढ़ता चला जा रहा है। हमारी जो प्रगति हो रही है, वो बहुत अच्छी प्रगति हो रही है। इसको मैं बोलूंगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हम कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। आपने पढ़ा होगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, उसमें मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो जब हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, जब हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में किस तरह की बात हम कर रहे हैं, वहां पर कौन सी चीजें हो रही हैं। जस्टिन ट्रूडो ने इस बात को समझने का प्रयास नहीं किया, और मोदी जी ने उनको एक हल्के से उनको एक आभास दे दिया कि आप कहां जा रहे हैं। एस्केलेट हो गई सिचुएशन कनाडा के अंदर। तो बनाते हैं कुछ सेंटेंस एस्केलेट को लेकर। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस यहां से दूंगा, और उसके ऊपर आपको सोचना है कि कैसे एस्केलेट करते। आई एम सॉरी, हम एस्केलेट नहीं करेंगे, माफ कीजिएगा, मैंने अपने ही डिस्कशन को एस्केलेट करना शुरू कर दिया। हम एस्केलेट नहीं करेंगे, हम एक सेंटेंस यहां पे बनाएंगे। चलिए बनाते हैं एक सेंटेंस को, और सेंटेंस कुछ इस तरीके से बन सकता है।
discussion between India and Canada escalated. Discussion between India and Canada escalated, यानी कि वो खराब होते जा रहे हैं। एक और सेंटेंस बनाते हैं, नंबर 1, नंबर 2 सेंटेंस बनाते हैं। एक किसी कंपनी का उदाहरण लेते हैं। द जनरल मैनेजर showed his ability to rescue the company after escalated situation। कंपनी के पास में कोई सिचुएशन आ गई थी और वो एस्केलेट हो गई। कोई खराब सिचुएशन आ गई थी और वो एस्केलेट हो गई, यानी कि वो कंपनी को बहुत बदतर हालत में लेकर जा रही थी। और वहां पर उन्होंने अपना बहुत अच्छा एक्यूमन दिखाया। एक वर्ड लिख देता हूं जो मैंने अभी बोला। उन्होंने अपना बिजनेस एक्यूमन दिखाया, अपनी बिजनेस की शानदार सलाहियत दिखाई, अपनी स्किल को दिखाया। एक्यूमन, आई एम सॉरी, टी नहीं है, एक्यूमन दिखाया, और वहां पर उन्होंने कंपनी को सेव कर लिया। एक और सेंटेंस बनाते हैं। Due to, I'm sorry, the growth of third quarter, escalated due to inflation। ऐसे भी यूज कर सकते हैं। द ग्रोथ ऑफ थर्ड क्वार्टर, हम हमेशा अपने एक जो जीडीपी होता है हमारा, उसको हम देखते हैं, ग्रोथ और प्रोग्रेस का देखते हैं। तो हम कह रहे हैं कि द ग्रोथ ऑफ थर्ड क्वार्टर एस्केलेटेड ड्यू टू इन्फ्लेशन, कि मुद्रास्फीति के कारण जो थर्ड क्वार्टर का ग्रोथ था किसी भी देश का, वो एस्केलेट हो गया, यानी कि वो बहुत ज्यादा गिर गया, बदतर हो गया। एस्केलेट को हम ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एस्केलेट एक बहुत ही शानदार पावरफुल वर्ड है। अगर आप अपने डिस्कशन में एस्केलेट को यूज करते हैं तो ये बहुत पावरफुल एक मैसेज को पास ऑन करेगा, क्योंकि बिजनेस का, कॉन्वर्सेशन का, और किसी भी आप किसी से बात कर रहे हैं उसके लिए बहुत पावरफुल वर्ड है। एक और सेंटेंस लेते हैं और इसका एस्केलेट का आखिरी सेंटेंस होगा। डिफीट, देखिए जब कभी हमको डिफीट मिलती है, गॉड फॉरबिड किसी को हार का सामना ना करना पड़े, लेकिन हार हमेशा बुरी नहीं होती। लेकिन हार को हर कोई डाइजेस्ट नहीं कर पाता, उसको हम हजम नहीं कर पाते। लेकिन हार जो होती है वो बहुत सारी चीजों को खराब कर देती है। डिफीट कैन एस्केलेट द कॉन्फ्लिक्ट। डिफीट कैन एस्केलेट द कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जो संघर्ष होता है आपस में, अंतर्द्वंद होता है, जो आपस में सेनाएं संघर्ष करती हैं, देश संघर्ष करते हैं, वो डिफीट अगर हम किसी को दें तो बहुत सारी चीजें उस कॉन्फ्लिक्ट को जो आपस में होती हैं उनको बहुत ज्यादा खराब कर सकता है, बढ़ा सकता है, सीरियस हो सकते हैं सिचुएशन। तो आपने इन चारों जो मैंने आपको उदाहरण दिए, एग्जाम्पल दिए, इन चारों के अंदर आपने देखा कि चीजें बदतर होती चली जा रही हैं, वो बहुत ज्यादा इंफीरियर हो रही हैं। They are touching the bottom of getting worse। अगला चलते हैं। अगला मैंने क्या आपके लिए उदाहरण लिया है, अगला एक वर्ड मैंने आपके लिए उदाहरण लिया है। तो ये सारे वर्ब मैं आपको बता रहा हूं, और अगला उदाहरण है डिटीरियोरेट।
बिल्कुल एस्केलेट का ही एक रिश्तेदार लगता है डिटीरियोरेट, बहुत ही पावरफुल वर्ड है डिटीरियोरेट। और जो भी, अगर आप कहीं पर तैयारी करते हैं, अगर आप किसी कंपेटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, तो आप डिटीरियोरेट को बहुत अच्छे से समझते होंगे, मेरा ऐसा मानना है। अगर कोई चीज अगर कोई चीज डिटीरियोरेट करती है, if something deteriorates, अगर कोई चीज डिटीरियोरेट करती है, so it becomes worse, तो ये वर्स हो जाती है और ज्यादा खराब हो जाती है इन सम वे। पावरफुल वर्ड है, अगर कोई समझ में नहीं आता है वर्ड तो इसको यूज करिए। और जब आप शानदार शब्दों की ताकत को यूज करते हैं तो शब्दों में ताकत होती है, आपका जो सुनने वाला श्रोता है आपको और बेहतर ढंग से सुनेगा। कभी भी ये मत सोचिए कि श्रोता को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, हो सकता है कि किसी को समझ में ना आए, किसी एक को समझ में ना आए, लेकिन किसी को भी समझ में ना आए, ऐसा नहीं होता है। तो अगर कोई चीज डिटीरियोरेट होती है तो अपने प्रेजेंट स्टेटस से, अपने प्रेजेंट कंडीशन से वो और खराब हो जाती है, वर्स हो जाती है किसी ना किसी रूप में। सेंटेंस बनाते हैं, कुछ सेंटेंस कुछ भी हो सकता है, ज्यादातर जैसे सेंटेंस बनते हैं वेदर के लिए, मौसम डिटीरियोरेट होता है, सिचुएशन डिटीरियोरेट होती है, सिचुएशन डिटीरियोरेट हो सकती है। तो अब आप कह सकते हैं कि वेदर कंडीशंस आर डिटीरियोरेटिंग, right? So let's delay our journey, आपने टाल दिया उसको, आपने अपनी जर्नी को थोड़ा सा टाल दिया क्योंकि जो वेदर कंडीशंस थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। कुछ और सेंटेंसेस ले लेते हैं। दूसरा सेंटेंस आप ले सकते हैं, किसी का हेल्थ भी डिटीरियोरेट हो सकता है, HEALTH, हेल्थ के लिए बहुत 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 यूज किया जाता है। इसको हम आमतौर पे वो कहते हैं कि डिटीरियोरेटिंग हेल्थ, deteriorating health forced him to write deteriorating health forced him to write new novels। जो गिरती हुई उनकी सेहत थी, बीमारी कोई हुई तो डिटीरियोरेट होने लगी हालत, उनका जो हालत थी वो डिटीरियोरेट होने लगी। माफ कीजिएगा, यहां पर मैंने कैपिटल एच को बना दिया, जो एच है यहां वो कैपिटल नहीं बनेगा। डिटीरियोरेटिंग हेल्थ फोर्स्ड हिम टू राइट न्यू नॉवेल्स। बहुत सारे लेखक, दुनिया में प्रसिद्ध लेखक ऐसे हुए हैं कि उनकी जो हालत थी, जो उनका सेहत था वो गिरता गया और उसका प्रभाव पड़ा, इन्फ्लुएंस किया उसने उनके राइटिंग स्किल्स को, वो आगे नहीं लिख सके। एंड दे हैड टू रियली सकम, उनको सकम करना पड़ा, उनको हथियार डाल देने पड़े टू डिटीरियोरेटिंग हेल्थ। दे हैड टू सकम टू देयर डिटीरियोरेटिंग हेल्थ, उनको हार माननी पड़ी अपनी गिरती हुई सेहत के सामने। सकम एक वर्ड मैंने इस्तेमाल किया है, यहां पे लिख देता हूं आपके लिए, सकम, उनको हार माननी पड़ी।
तो ये सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं। याद करिएगा, याद रखिएगा कि डिटीरियोरेटिंग किसी भी चीज का नीचे आना, उसका और खराब होते जाना। सिचुएशन हो सकती है या किसी की सेहत हो सकती है। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। जस्ट ए सेकेंड, देयर इज सम टेक्निकल ग्लिच। अभी मैंने यूज किया है टेक्निकल ग्लिच। चलिए ऊपर चलते हैं। देयर आर सम टेक्निकल ग्लिचेस, प्लीज बेयर विद मी। आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल दैट, आई एम ट्राइंग टू ट्रबल शूट इट। याद रखिएगा कि मैं बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली आई एम नॉट टेक्नोलॉजिकली वर्चुसो, मैं बहुत बड़ा इसमें जानकार नहीं हूं, तो इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा समय इसमें लग सकता है, लेकिन समय जरूर लगेगा। लेकिन आपको मैं बहुत शानदार शब्द यहां देने की कोशिश करूंगा। दीज आर हैंड पिक्ड वर्ड्स, ये मैंने आपके लिए अपने ही हाथों से चुने हैं और चुन चुनकर इन शब्दों को निकाला है। तो इन शब्दों को आप बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। एज ए लर्नर ये आपका अपना एक उत्तरदायित्व भी है, या कहें कि आपकी जिम्मेदारी भी है। रेजोनेट, रेजोनेट एक फिजिक्स का वर्ड है। जब आप किसी चीज को रेजोनेट करते हैं तो उसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। फिजिक्स में रेजोनेट का मतलब क्या होता है कि एक चीज का जो आवाज है वो गूंजता है, और दूसरी चीज के साथ में, ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी कुछ मैं बात कर रहा हूं, और दूसरी चीज के साथ में उसको आप रेट कर सकते हैं कि दो चीजें अगर रेजोनेट करती हैं तो फिर किस तरह की हम बात कर रहे हैं। ये एक वर्ब है, मैं सारे वर्ब ही आपके लिए लेकर आया हूं। तो अगर कोई चीज रेजोनेट कर रही है तो उसके अंदर वाइब्रेशन तो है, इस बात को आप जान लीजिए, वो वाइब्रेट कर रही है। और अगर कोई चीज वाइब्रेट कर रही है तो एक कहीं ना कहीं एक डीप स्ट्रॉन्ग साउंड, डीप स्ट्रॉन्ग साउंड, साउंड का ही ये एक विषय है, साउंड के ऊपर ही बात करते हैं। तो जब अगर कोई वाइब्रेट कर रही है, आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आपकी थिंकिंग किसी के साथ में रेजोनेट कर रही है, आपकी सोच किसी के साथ में रेजोनेट कर रही है, तो आपकी जो सोच है उसके साथ में मिलती है, रेजोनेट करती है। तो आप कह सकते हैं कि हिज वर्ड्स गूंज रहे हैं अब तक, हिज वर्ड्स continued to resonate। ये बहुत ही अच्छा मैं आपको एक यूज बता रहा हूं इसका, कैसे अपनी भाषा के अंदर एक पॉलिश आप उसको करें, कैसे शानदार मोर फ्रूटफुल सेंटेंस जिनका वेट बहुत अच्छा है, सुनने में बहुत अच्छे लगे। हिंदी में जब आप बहुत अच्छे सुनते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। His words continue to resonate even after his exit। उसके जाने के बाद भी, उसके जो शब्द थे वो गूंजते रहे हैं, रेजोनेट करते रहे। आप ये बात कह सकते हैं। दूसरा आप कैसे कर सकते हैं, अगर कोई चीज कुछ भी है, तो अगर कोई चीज आपकी किसी के साथ में रेजोनेट कर रही है तो इसका क्या मतलब होता है। देखिए, अगर आपके अंदर कोई क्वालिटी है, एक बहुत ही अच्छा मीनिंग बता रहा हूं आपको, बहुत ही शानदार मीनिंग आपको बता रहा हूं। आपके अंदर कोई क्वालिटी है, आपके अंदर मान लीजिए आपके अंदर एक गुण है, आपके अंदर एक गुण है, कौन सा गुण? एंटरप्राइज है आपके अंदर, एंटरप्राइज। देखिए, एंटरप्राइज बहुत ही ताकतवर शब्द है, इसको अपने मन में आप प्लांट कर लीजिए। एंटरप्राइज, लगातार काम करने की जो क्षमता इंसान के अंदर होती है उसको एंटरप्राइज कहा जाता है। लगातार काम करना, परसिवियरेंस आप इसको कह सकते हैं। डिस्पाइट फॉल्स, आप गिरते हैं उठते हैं, गिरते हैं उठते हैं, हार नहीं मानते हैं। यू डू नॉट गिव अप, आप हार नहीं मानते हैं। यू जस्ट डोंट क्विट, आप क्विट नहीं करते।
तो आपकी वो क्वालिटी है। अगर ये क्वालिटी रेजोनेट करती है किसी के साथ में, तो वो इंसान भी, दूसरा इंसान भी इस क्वालिटी को रखता है। एक सेंटेंस को बनाते हैं और इसको बताने की कोशिश ऐसे करिए कि अगर कोई चीज रेजोनेट करती है, आप कहना चाहते हैं कि समथिंग रेजोनेट व्हेन इट हैज ए स्पेशल मीनिंग और व्हेन इट इज अ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस टू समबडी। तो आप कह सकते हैं कि मोहन has some qualities. मोहन हैज सम क्वालिटीज। देखिए एक्सटेम्पररी सेंटेंसेस हैं, पहले से सोचे गए सेंटेंसेस नहीं है, इसलिए सेंटेंसेस को हल्का करने की, उनका वेट तो वही रहे, अच्छे रहे सेंटेंस, लेकिन उनको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। मोहन हैज सम क्वालिटीज विच आर, मोहन हैज सम क्वालिटीज विच आर, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच है यहां पर, बेयर विद मी जस्ट ए सेकेंड, लेट मी जस्ट ए सेकेंड। थोड़ा सा हमको यहां पे वापस जाना है और यहां पे कोई टेक्निकल ग्लिच है एंड माइक्रोसॉफ्ट में कुछ यहां पे प्रॉब्लम है। मैं आपको यहां पे तब तक यहां पे बोलकर समझाने की कोशिश करता हूं। मोहन हैज सम क्वालिटीज विच आर फियरलेस। फियरलेस का मतलब है जिनका कोई भी दूसरा एग्जाम्पल नहीं है, अनुपम उदाहरण है, अद्वितीय, जिसको हम कह सकते हैं सेकंड टू नन। fearless, which are fearless. Mohan has some qualities which are fearless. और अब मैं यूज करूंगा अपने वर्ड को, जो मेरा वर्ड है रेजोनेट, एंड his honesty resonates. His honesty resonates with that of mine. मोहन के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं जो बहुत ही अनुपम हैं, दूसरे की तरह नहीं। दूसरे की अनुपम का मतलब जो अपनी ही बिल्कुल जैसी हैं, अद्वितीय हैं, फेयरलेस का मतलब सेकंड टू नन। और उसकी जो ऑनेस्टी है उनमें से, हिज ऑनेस्टी रेजोनेट्स विद दैट ऑफ माइन, वो मेरी ऑनेस्टी के साथ में बिल्कुल रेजोनेट करती है। एक ही जैसे गुण हम एक दूसरे में पाते हैं, वो रेजोनेट करती है, यानी कि हम दोनों के अंदर वो गुण हैं। इसका मतलब अगर कोई क्वालिटी आपकी किसी के साथ में मेल खाती है तो वो रेजोनेट करती है। आपकी कोई थिंकिंग हो सकती है, और अगर वो रेजोनेट करती है, आप कह सकते हैं कि योर थिंकिंग रेजोनेट्स विद माइन, विद दैट ऑफ माइन। आपकी जो थिंकिंग है मेरी थिंकिंग के साथ में रेजोनेट करती है, यानी कि दोनों की फ्रीक्वेंसी और सोच का वो वेवलेंथ एक ही जैसा है, और आप बिल्कुल एक जैसी सोच रखते हैं, आपकी सोच मेल खाती है। रेजोनेट। फ्यूल बहुत ही शानदार शब्द है, और इस शब्द को मैं आसान तो समझता ही हूं, साथ साथ मैं ये भी आपको बता दूं कि इस शब्द को आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल वर्ड है, याद रखिएगा। और पावरफुल कितना है, अभी मैं आपको कुछ सेंटेंसेस को बताऊंगा, इसके ऊपर बनाऊंगा, और आप देखेंगे कि कितना पावरफुल सेंटेंस है। यूं तो इसके बहुत सारे और उस तरह के डेरिवेटिव्स हैं इसके फ्यूल के, यानी कि याद रखिएगा ये नाउन भी है और ये वर्ब भी है। फ्यूल, देखिए अगर ये नाउन है और वर्ब है, दोनों का मतलब कहीं ना कहीं ईंधन है। फ्यूल यानी कि एनर्जी, आप इसको कह सकते हैं, एनर्जी है। तो कहीं पे एनर्जी है, कहीं पे एनर्जाइज है। तो फ्यूल आप सीधा कह सकते हैं कि नाउन के रूप में यूज कर सकते हैं कि पेट्रोल is one of the finest fuels we have. Petrol is one of the finest fuels we consume. हम उसको कंज्यूम करते हैं। पहला तो ये हुआ, आपने उसको नाउन की तरह से यूज कर लिया। पेट्रोल is one of the finest fuels, one of the most refined fuels we consume. पहला तो ये हुआ मैंने नाउन की तरह से। अब इसको वर्ब की तरह से यूज करना है, वो ब्यूटी है। लैंग्वेज की ब्यूटी है जब वर्ब की तरह से यूज करेंगे। तो आइए इसको वर्ब की तरह से यूज करेंगे।
जब आप किसी सिचुएशन के अंदर, याद रखिए फिर से बोल रहा हूं, अगर आप किसी सिचुएशन को फ्यूल करते हैं, अगर आप किसी सिचुएशन को फ्यूल करते हैं, इफ यू फ्यूल अ सिचुएशन, इफ यू फ्यूल अ सिचुएशन, इसका मतलब है या तो आप उसको वर्स करते हैं या आप इसको और इंटेंस करते हैं, आप उसको और वर्स करते हैं, खराब करते हैं। तो जैसे अगर कोई चीज, मान लीजिए कहीं पे चुनाव होने वाले हैं, अभी के बात ले लेते हैं, इलेक्शन आने वाले हैं। अब जब चुनाव होंगे और जो जो चुनाव के लिए, पीएम के लिए खड़े हैं उम्मीदवार, जो भी इसके लिए कंटेस्ट करने वाले हैं, पीएम के जो उम्मीदवार हैं, कंटेस्टेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, कोई भी अफवाह अगर उड़ती है तो वो उनके शोहरत को नेगेटिवली या पॉजिटिवली फ्यूल कर सकती है, नेगेटिवली या पॉजिटिवली फ्यूल कर सकती है उनकी चुनाव को। यानी कि पब्लिक उनको चुनेगी या नहीं चुनेगी, इस बात के ऊपर बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह लग सकता है कि पब्लिक उनको चुनेगी या नहीं चुनेगी, और इसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग सकता है। हो सकता है कि पब्लिक उनको ना चुने, फ्यूल करे। तो जो रूमर्स हैं, RUMOURS, rumors may fuel his desire to become to become a prime minister. अब वो नेगेटिवली हो सकती हैं, पॉजिटिवली भी हो सकती हैं। ज्यादातर कोई चीज अगर फ्यूल करती है तो वो चीज उनको थोड़ा सा और खराब कर देती है, उन चीजों को, और वो बहुत ज्यादा बेहतर कर सकती है या उनको बहुत ज्यादा बदतर कर सकती है, फ्यूल कर सकती है। तो आप याद रखें कि कोई भी चीज अगर किसी चीज को फ्यूल कर रही है तो वो उनके साथ में किस तरह का व्यवहार हो सकता है, इनको आप याद करें। अब फ्यूल का मतलब ये भी हो सकता है, फ्यूल का एक दूसरा मतलब देखते हैं कि अगर फ्यूल का ये मतलब नहीं है तो बाद में उनको हम देखेंगे कि किस तरीके से हम बाद में इन चीजों को समझ सकते हैं। फ्यूल एक, मैं आपको कुछ और सेंटेंसेस देना चाहता हूं, और वो सेंटेंसेस क्या हो सकते हैं, इन सेंटेंसेस को मैं फ्यूल के साथ में आपको बताना चाहता हूं। देखिए फ्यूल का और कौन सा सेंटेंस हो सकता है। अगर मैं ये कहूं फ्यूल योर ड्रीम, तो मैं एक पॉजिटिवली इसको यूज कर रहा हूं। अगर मैं कहना चाहता हूं फ्यूल योर ड्रीम, अगर मैं कह रहा हूं फ्यूल योर ड्रीम, इसका मतलब अपने सपनों के अंदर आपके जो ईंधन है, उसकी जो ऊर्जा है वो खत्म हो रही है, उसको ऊर्जा देने की बात कर रहा हूं, फ्यूल योर ड्रीम। अगर कहीं पे कोई अफवाह होती है कि तो वो जो प्रेजेंट स्टेट है उसको और ज्यादा खराब कर सकता है, वो उसमें और ज्यादा नेगेटिविटी ऐड कर सकता है। तो अगर हम फ्यूल का यूज कर रहे हैं तो याद रखिएगा, फ्यूल का यूज करते हुए आप बहुत अच्छे तरीके से चीजों को यूज करें। एक पॉजिटिव वर्ड की तरह भी आप यूज कर सकते हैं अगर आप जानते हैं कि चीजों को यूज कैसे करना है। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं कि शब्दों को यूज कैसे करना है तो आप उनके साथ में खेल नहीं सकते हैं, और आप उनके साथ में जिस तरीके से अपना मैसेज भेजना चाहते हैं वैसा मैसेज आप पास ऑन नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे मीनिंग एक ही तरह के हो सकते हैं, इसलिए आपका पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपका पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई चीज, अगर आप ये कोई आर्ग्यूमेंट है, अगर कोई आर्ग्यूमेंट है और वो आर्ग्यूमेंट खराब होता चला जा रहा है, तो वो आर्ग्यूमेंट आपके उस डिबेट को या आपके उस स्पीच को खराब कर सकता है। आपने कोई उसमें इंफॉर्मेशन को ऐड किया, मान लीजिए आपने अपनी इंफॉर्मेशन को ऐड किया अपने किसी स्टेटमेंट में। अब जब आपने अपने स्टेटमेंट के अंदर उसको ऐड किया
तो हो सकता है कि आपने उसको ऐड करते समय ये नहीं सोचा हो कि इसका किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अगर आपने उसको ऐड किया तो हो सकता है कि उसका नेगेटिव इंपैक्ट वहां पड़ जाए। और अगर उसका नेगेटिव इंपैक्ट वहां पड़ा होगा तो आप इस बात को समझिए कि आपने अपना नेगेटिव इंपैक्ट वहां डाला है, आपने अपने नेगेटिव इंपैक्ट को वहां दिखाया। तो जब आप ऐसा वहां पर काम करते हैं तो आप याद रखिए कि वहां पर आप फ्यूल को किस तरीके से यूज कर रहे हैं। एक मैं आपको और एग्जांपल देना चाहता हूं, क्योंकि ताकतवर शब्द है इसलिए कुछ एग्जांपल आपके लिए वहां जरूरी हो सकते हैं। एक एग्जांपल बनाते हैं। न्यू द न्यू इंफॉर्मेशन जस्ट ए सेकेंड, टेक्निकल ग्लिच यहां पर है, जस्ट बेयर विद मी, आवाज आप तक पहुंचती रहेगी। द न्यू information the new information about the new information just a second, let me think about just a second, let me think. The new information just a second, कोई टेक्निकल ग्लिच है यहां पर, just a second, give me, can the new information can टेक्निकल ग्लिच, थोड़ा सा आप मेरे साथ में bear with me, और यहां पर कुछ टेक्निकल ग्लिच है, ये बार बार, just a second, वीडियो लगातार रुक रहा है, I don't know whether you are able to watch it or not. Just a second. Okay, perhaps you can watch it. The new information can, just a second, can fuel the new information can fuel the economy of the country. तो याद रखिए, एक पॉजिटिव वर्ड की तरह से आप यूज कर, याद रखिए आप किसी भी वर्ड को पॉजिटिवली और नेगेटिवली यूज कर सकते हैं, आप में बस इतना ही समझ होनी चाहिए। अब मैंने यहां पर फ्यूल को पॉजिटिवली यूज किया है, जो मैंने यूज किया है ये पॉजिटिव है। एक और आपके मैं एक अब इसी को मैं नेगेटिवली स्टार्ट किया, मैंने पॉजिटिव किया है, इसी को मैं नेगेटिवली एक आपको यूज करके दिखाता हूं। पॉजिटिव आप कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए अगर आपकी सैलरी बढ़ा दी जाए, हायर सैलरीज, जस्ट ए सेकेंड, चलिए यहां पर मैं देयर इज सम टेक्निकल ग्लिच, और यहां पर देयर इज सम प्रॉब्लम, इट सीम्स टू बी, just a second, let me just give me, okay. अगर आप कह रहे हैं यहां पर, मान लीजिए अगर मैं इसको यहां पर मैंने नेगेटिवली इस्तेमाल किया, इसको मैं पॉजिटिवली करता हूं। हायर सैलरीज में फ्यूल higher salaries may fuel higher salaries may fuel people's spirit. जो लोगों की भावना है, जो लोगों की स्पिरिट है, इंथुजियाज्म है उनका, इंथुजियाज्म। हायर सैलरीज में फ्यूल पीपल्स स्पिरिट और इंथुजियाज्म, ये पॉजिटिव है।
इसको आप यहां देख सकते हैं, तो ये पॉजिटिव बन गया। यानी कि आप अगर किसी मान लीजिए र्यूमर को कर रहे हैं, किसी र्यूमर को, आप किसी अफवाह को फील कर रहे हैं, आप किसी फियर को फील कर रहे हैं, आप किसी सस्पेशन को यानी कि डाउट को फील कर रहे हैं, तो आप उनको नकारात्मक तरीके से फैला रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। शानदार एक शब्द है जो मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है, और ये शब्द मुझे कितना पसंद है ये मैं आपको अपने इस यूज करके ही मैं आपको बता पाऊंगा। पढ़ लीजिए एक बार। वर्ड है किक स्टार्ट। किक स्टार्ट। और अगर आप किक स्टार्ट को समझ पा रहे हैं तो आप एक सेंटेंस अपने पास से बनाइए और आप मुझको बताइएगा भी कि आपने सेंटेंस को बनाया था। लेकिन जब मैं ये कह रहा हूं कि किक स्टार्ट एक वर्ब भी है, तो आप इसको समझिए किक स्टार्ट का मतलब होता क्या है। आमतौर पे आप किसी मोटरसाइकिल को या टू व्हीलर को किक स्टार्ट करते हैं, आप उसको स्टार्ट करते हैं सिंपली। लेकिन अगर आप किसी प्रोसेस को चलाने के लिए, कोई प्रोसेस किसी कंपनी का हो सकता है, आप किसी प्रोसेस को चलाने के लिए किक स्टार्ट करते हैं, तो आप हेल्प करते हैं, उस प्रोसेस को चलाने के लिए हेल्प करते हैं। तो जब भी कोई ऐसी कंपनीज होती हैं, यहां पर याद रखिएगा, जब कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं, इस तरह की कंपनीज होती हैं जो बिल्कुल दिवालियेपन के कगार पर हैं, बैंक्रप्सी के वर्ज पर हैं, ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी। हमारी बहुत सारी पब्लिक यूनिट इस तरह की हैं जो बैंक्रप्सी कगार पर होती हैं, और सरकार उनको किक स्टार्ट करने के लिए हेल्प करती है, कुछ ना कुछ फाइनेंशियली किक स्टार्ट करती है, या उनके अंदर मोटिवेशन डालती है, उनके मोटिवेशन देती है, उनको ज्यादातर फाइनेंशियली उनको रेस्क्यू करने पर किक स्टार्ट करती है, तो वो उनको मदद करती है। तो फिर से बता रहा हूं, अगर आप किसी चीज को स्टार्ट करने में, प्रोसेस को या कंपनी को स्टार्ट करने में आप हेल्प करते हैं, तो आप उसको किक स्टार्ट करते हैं। आपके दोस्त का बिजनेस बहुत ज्यादा ग्लूमी हो चुका है, वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहा है, और बहुत ज्यादा उसके अंदर लॉस होने लगे हैं, और लॉपसाइडेड हो चुकी हैं बहुत ज्यादा कंडीशंस, और वर्सनिंग कंडीशन है। आप उसको थोड़ा पैसा देते हैं, किक स्टार्ट करते हैं। तो एक सेंटेंस यहां पे बनाने की कोशिश करते हैं। सेंटेंस आसानी से क्या हो सकता है, तो देखिए, आप कह सकते हैं कि माई एफर्ट्स टू किक स्टार्ट, my efforts to kickstart the business, my efforts to kickstart the business of my friend, my efforts to kickstart the business of my friend fructified. यानी कि मेरे जो एफर्ट्स थे अपने दोस्त के बिजनेस को किक स्टार्ट करने के लिए, उसके बिजनेस को फिर से, उसके प्रोसेस को, उसकी कंपनी को चलाने के लिए मैंने जो मदद की, वो मदद जो मैंने की, वो मदद फ्रैक्टिफाई हुई, सफल हुई। तो किक स्टार्ट का मतलब है किसी चीज को जो बहुत ही कोमाटोज कंडीशन में है, मृत प्राय, बिल्कुल मरणासन्न है, आपने कुछ पैसा दे दिया और आपने उसको किक स्टार्ट कर दिया। गवर्नमेंट हैज किक स्टार्टेड मेनी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट हैज किक स्टार्टेड मेनी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन बाय इन्वेस्टिंग सम मनी। उन्होंने किक स्टार्ट कर दिया, गवर्नमेंट ने मदद कर दी। I kick-started the business of my friend by helping him financially. आपने उसको किक स्टार्ट कर दिया। तो किक स्टार्ट का मतलब है किसी को शुरुआत देना, किसी के प्रोसेस को, कंपनी को हेल्प करना फाइनेंशियली या किसी और तरीके से, उसको हम किक स्टार्ट कहते हैं। अब आते हैं जंप स्टार्ट। बिल्कुल शानदार शब्द आपके लिए यहां पर लेकर आया हूं। अब आते हैं जंप स्टार्ट पर। अगर कोई चीज जंप स्टार्ट कर रही है तो जंप स्टार्ट का मतलब क्या होगा?
देखिए जंप स्टार्ट कब करते हैं, अगर कोई कोई यहां पर मैकेनिकल इंजीनियर बैठे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो समझ जाएंगे कि जंप स्टार्ट का मतलब क्या होता है, कब हम चीजों को जंप स्टार्ट करते हैं, और आप उनको समझने के बाद में चीजों को बहुत आसानी से समझ भी सकेंगे। चलिए जंप स्टार्ट का मतलब समझते हैं। देखिए जब इंजन को स्टार्ट करते हैं, टू स्टार्ट द इंजन, टू स्टार्ट द इंजन, जब किसी इंजन को स्टार्ट करने के लिए इसको दूसरी कार की बैटरी से, टू स्टार्ट द इंजन, जब इसको किसी दूसरे कार की बैटरी से जोड़ते हैं हम, और कैसे जोड़ते हैं, एक जंप वायर से, या जंप लीड भी कह सकते हैं इसको। यानी कि अगर किसी कार की बैटरी बिल्कुल खत्म हो गई है, उस कार रुक गई है, ब्रेकडाउन हो गई है कार, और उसने आगे बढ़ना बंद कर दिया है, तो किसी दूसरी कार आई और वहां से दूसरी कार की बैटरी से आपने उस कार को स्टार्ट किया एक वायर की मदद से, एक जंप वायर या जंप लीड की मदद से, तो उसको जंप स्टार्ट कहते हैं। ये एक वर्ब है, तो आपने उसको जंप स्टार्ट किया। अगर आप किसी चीज को, किसी और प्रोसेस को जंप स्टार्ट करते हैं, तो उसका मतलब क्या होगा। तो अगर आप किसी प्रोसेस को जंप स्टार्ट करते हैं या किसी एक्टिविटी को जंप स्टार्ट करते हैं, तो आप उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी डालते हैं, टू पुट अ लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ एनर्जी, टू पुट अ लॉट ऑफ एनर्जी into starting a process or activity। मान लीजिए आपने अपने घर पे कोई पार्टी रखी, और आपके घर के अंदर जो पार्टी है उसमें कुछ मजा ही नहीं आ रहा है, और जब मजा नहीं आ रहा है तो आपने क्या किया, आपने उसके अंदर थोड़ा सा ह्यूमर डाला। भाई कैसे सारे लोग बिल्कुल फ्यूनरल फेस बना के बैठे हो, और आप वहां बैठ गए, आप वहां चले गए, और आपका जो शानदार जोक था, आपके जोक ने उस उस सारी असेंबली को, जो लोग आपने बुलाए थे, उसमें जान डाल दी। इसका मतलब आपने उसको जंप स्टार्ट दे दिया। अगर आपने उसको जंप स्टार्ट दे दिया तो आपने एक शानदार काम कर दिया। आपने क्या किया, आपने उसको एक जंप स्टार्ट दे दिया, यानी आपने उसमें एनर्जी डाल दी। अब उस एनर्जी के साथ में वो प्रोसेस आगे चलने निकला। एक सेंटेंस बनाते हैं, माई जोक जंप स्टार्टेड, माई जोक जंप स्टार्टेड द पार्टी yesterday। अगर आपने वो जोक नहीं सुनाया होता तो उस पार्टी के अंदर वो जोश नहीं आता, वो इंथुजियाज्म नहीं आता, वो स्पार्क नहीं आता। आपने थोड़ा सा मेहनत किया, आपने जो किया, कैसे फ्यूनरल फेस, पोकर फेस बनाए बैठे हैं सारे, बिल्कुल पोकर फेस और फ्यूनरल फेस बनाए हुए सारे लोग बैठे हैं, और बिल्कुल भी कुछ मजा नहीं आ रहा है, और जंप स्टार्ट कर दिया आपने। आप ऐसे कह सकते हैं। तो आपने उनको जान डाल दी, आपने उस चीज के अंदर जान डाल दी। यू ब्रीथ लाइफ, यू ब्रीथ लाइफ इनटू द एक्टिविटी। आपने उसके लिए अंदर लाइफ फूंक दी, आपने जान फूंक दी उसके अंदर। कुछ भी हो सकते हैं। आप सेंटेंसेस बनाइए। मैंने एक सेंटेंस दिया, yesterday my friend's song या my sister's song। अब जैसे मेरी बहन बहुत अच्छा गाती है, और एक बार हमने एक पार्टी रखी और सारे लोग बिल्कुल ऐसे बैठ गए थे, कोई बोलने वाला नहीं था, कोई भी उनके अंदर इस तरह का एक कॉमिकल कैरेक्टर या फनी कैरेक्टर ऐसा नहीं था जो उसका स्पार्क बन सके। सारे ही ऐसे आए थे बोर करने वाले। तो तभी मेरी बहन ने कहा कि मैं आपको गाना सुनाती हूँ, एंड माय सिस्टर्स सॉन्ग, वो बहुत अच्छा गाती है, शी इज रियली mellifluous, and she sang a song, and she jump started
the level of the party. She jump started the party on that day. She jump started the soul of the party. She jump started the party that day. उसे जान फूंक दी उस पार्टी के अंदर। आगे चलते हैं। अब चलते हैं इंजेक्ट के अंदर। बहुत ही शानदार शब्द ये है। इस शब्द को हमेशा आदर सम्मान दीजिएगा, और ये शब्द आपने पहले कई बार सुना होगा, मेरा ऐसा विश्वास है, लेकिन आपने यूज कितनी बार किया है ये आप जाने। मुझे नहीं पता कि आपने कितनी बार इसको यूज किया है। मैं तो इसको यदा कदा फ्रीक्वेंटली इसको मैं यूज करता हूं, क्योंकि मुझे ये शब्द बहुत ज्यादा पसंद है। इंजेक्ट का मतलब आपको तो मतलब ही है कि अगर कोई चीज, डॉक्टर जैसा इंसान या कोई भी इंसान जब आपके अंदर इंजेक्ट करता है तो आपके अंदर वो उन चीजों को डालता है। जब वो उन चीजों को आपके अंदर डालता है तो इंजेक्ट करता है सीरिंज के साथ में, यानी कि कोई दवाई आपके शरीर में पहुंचा देता है तो डाल देता है। तो आप कह सकते हैं कि कोई दवाई आपको देनी है तो वो आपके अंदर इंजेक्ट की जाती है सीरिंज के माध्यम से। सो आप कह सकते हैं, एक सेंटेंस बना सकते हैं, द डॉक्टर इंजेक्टेड द लिक्विड और द मेडिसिन इनटू माय वेन्स। द डॉक्टर इंजेक्टेड द लिक्विड इनटू माय वेन्स। डॉक्टर ने मेरे शरीर के अंदर मेडिसिन को इंजेक्ट कर दिया। आप ऐसा बोल सकते हैं। दूसरा एक सेंटेंस बना सकते हैं, यानी कि आप किसी चीज को इंजेक्ट करते हैं तो उसको डालते हैं। दूसरा, अगर कोई चीज, अब देखिए इसको दो तरीके से, यू इंजेक्ट, ये बहुत जरूरी है जो मैं आपको बता रहा हूं, समथिंग, माफ कीजिएगा, यू इंजेक्ट समथिंग इनटू समथिंग। You inject something into something. There is some technical glitch. You inject something into something. यानी कि आप किसी चीज को इंजेक्ट करते हैं तो आप उस चीज को उसके अंदर डालते हैं। अभी मैं एक सेंटेंस आपको बनाकर यहां बताने वाला हूं। इंजेक्ट का सेंटेंस क्या होगा, चलिए यहां पर दोबारा मुझे लिखना पड़ेगा। यू इंजेक्ट समथिंग इनटू समथिंग और समबडी। अगर आप किसी चीज के अंदर, किसी इंसान के अंदर कोई चीज डालते हैं तो आप उसको उसके अंदर डालते हैं। ये तो हुई मेडिसिन की बात। या पैसे बनाते हैं तो समथिंग or somebody is injected with something, चलिए ये पैसे हो गया। कि एक सेंटेंस बना के आपको दिखा देता हूं। तो आप ये तो समझ गए कि आपको, एक सेंटेंस मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। सेंटेंस है आई, गॉड फॉरबिड, किसी को ऐसा ना हो, लेकिन एक इमेजिनरी सेंटेंस बना हो। आई इंजेक्टेड हिम विद इंसुलिन। आई इंजेक्टेड हिम विद इंसुलिन। आप समझ गए हैं। इसको आप बोल सकते हैं आई इंजेक्टेड हिम विद इंसुलिन, और आई इंजेक्टेड इंसुलिन, अगर आप इसको यहां पे लाते हैं इंसुलिन को, इंसुलिन, आई इंजेक्टेड इंसुलिन, बिल्कुल ही ऐसा रहेगा, इनटू हिज बॉडी विद अ सिरिंज। आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। अब अगर आप, जरूरी नहीं है कि आप इंसुलिन जैसी ही चीजों को, दवाइयों को ही इंजेक्ट करें। अगर आप किसी चीज को इंजेक्ट करते हैं, कोई केमिकल नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कुछ और भी चीजें इंजेक्ट की जा सकती हैं, यानी कि कोई पर्टिकुलर क्वालिटी भी हो सकती है। अगर कोई क्वालिटी है इसको आप इंजेक्ट कर रहे हैं किसी इंसान के अंदर, तो वैसा भी आप यूज कर सकते हैं। और वो यूज मैं चाहता हूं कि उस यूज को करना आप सीखें। वही आपकी जीत है कि आप उस यूज को करना सीखें। देखिए, जब हम किसी क्वालिटी को किसी के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो वो हमको सीखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सेंटेंस बनाऊं यहां पर,
Through this video, through this lecture बोल देता हूं, through this lecture I injected motivation. I injected motivation into the listeners. आप ऐसा बोल सकते हैं. Through this video, through this lecture, I injected motivation into the listeners. आप ऐसा बोल सकते हैं. तो आप इनको बहुत आसानी से इन चीजों को आप यूज कर सकते हैं, राइट? तो जब आप इन चीजों को यूज कर रहे हैं तो आप बिल्कुल चीजों को इंजेक्ट कर रहे हैं. एक और सेंटेंस मैं आपको बताना चाहूंगा. I injected motivation into their soul. या I injected motivation into their soul और I injected them with motivation. दोनों तरीके से सेंटेंस बन सकता है. आप इंजेक्ट को ऐसे यूज करिए. आप कहीं पे भाषण दे रहे हैं, आपको 2 लाइन बोलने के लिए कहा गया, तो आप वहां पे उनको बता सकते हैं कि दैट आई होप माई वर्ड्स विल मोटिवेट यू एंड आई फील दैट माई वर्ड्स, आप कह सकते हैं वहां पर आई होप my words will inject fathomless. एक नया वर्ड आपको दे रहा हूं, देख लीजिएगा. fathomless, fathom यहां पर ई नहीं है. fathomless power. My words will inject fathomless power into your souls, into your minds, into your thinking. My words will inject fathomless power into your souls, minds or thinking. आपकी आत्माओं के अंदर, आपके दिमागों के अंदर और आपकी सोच के अंदर मेरे जो शब्द हैं वो बहुत अकूत और जिनकी गहराई बहुत ज्यादा है, अतल गहराइयों वाले बहुत गहरे शब्द तक वो आपके अंदर वो शक्ति भेजेंगे जिनकी कोई आप उनको अनुमान तक नहीं लगा सकते उनकी शक्तियों का. आई होप माई वर्ड्स विल इंजेक्ट फैथमलेस पावर, यानी कि इनकैलकुलेबल पावर आपकी सोल्स के अंदर, माइंड्स के अंदर इंजेक्ट करेंगे, पहुंचाएंगे. इंजेक्ट ऐसे यूज कर सकते हैं. अगला वर्ड भी बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है. डियर फ्रेंड्स, अगला वर्ड बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है. क्या वर्ड है? अगला वर्ड है इंस्टिल. अगला वर्ड है इंस्टिल. इंस्टिल का मतलब क्या होता है? आपने अगर कहीं पे वर्ड नहीं सुना है तो आज इस वर्ड को मेरे पास से यहां पर लेकर जाइए. इंस्टिल का मतलब क्या है? देखिए, इंस्टिल का मतलब होता है बिल्कुल इंजेक्ट की तरह ही इसका मतलब होता है. अगर आप कोई आइडिया, कोई थिंकिंग किसी के अंदर, या एटीट्यूड भी कह सकते हैं, एटीट्यूड, अगर आप कोई थिंकिंग किसी के माइंड में इंस्टिल कर रहे हैं तो आप उसको, यू आर मेकिंग हिम फील, यू आर मेकिंग देम फील इट. You are making them feel it strongly. You are making them feel, you are making them think, or you are making them behave in a particular way. मैं आपको कुछ सेंटेंस यहां पे देता हूं और सेंटेंस के साथ में आप बहुत आसानी के साथ में इन सेंटेंसेस के साथ में आप बनाते हैं कुछ सेंटेंस. तो बिल्कुल इसका भी आप ऐसे ही करेंगे. इसको भी आप कैसे करेंगे? आप ये करेंगे, इफ यू इंस्टिल समथिंग इनटू समबडी,
और इफ यू इंस्टिल समथिंग, इफ यू इंस्टिल समबडी विद समथिंग, यानी कि इंस्टिल समथिंग into somebody, or instill somebody with something, तो दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। और जो सेंटेंसेस मैंने आपको ऊपर बताए हैं इंजेक्ट के साथ में, आप इंस्टिल के साथ में वही सेंटेंस यूज करिए। जो सेंटेंस मैंने आपको इंस्टिल के साथ में बताए हैं वो सारे सेंटेंस यूज करिए इन्फ्यूज के साथ। तीनों वर्ड मोर और लेस एक जैसे ही हैं, तीनों वर्ड मोर और लेस शक्तिशाली हैं और एक ही जैसे हैं। क्यों आपको दे रहा हूं? क्योंकि मैं आपकी भाषा को बहुत ताकतवर बनाना चाहता हूं, मैं आपके उस सपने को पूरा करना चाहता हूं जो आप बहुत समय से लिए बैठे हैं। तो बिल्कुल यूज करिए किसी की तरह सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर है किसके, यानी कि इंस्टिल, और जो ऊपर मैंने आपको दिया है इंस्टिल दिया है और इंजेक्ट दिया है, शक्तिशाली वर्ड है, पावरफुल शब्द है। आगे चलते हैं। माफ कीजिएगा, टेक्निकल ग्लिच है, थोड़ा सा वीडियो रुक सकता है, बट बेयर विद मी। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो कितना ताकतवर हो सकता है ये देखने के बाद ही मालूम चलेगा। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो के साथ में आप पेशेंस रखिएगा और देखिएगा कि वीडियो आपको कहां तक लेकर जाता है। कुछ शब्द मैंने आपके लिए और चुने हैं, वो ताकतवर शब्द जो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। आई बिलीव 3 or 4 more words you are going to soak up. आप 4 वर्ड और सोकअप करेंगे। थोड़ा सा फास्ट करूंगा, वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन देखिएगा। थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच है, इसलिए आपको थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चला है, बट बेयर विद मी, बेयर कीजिएगा। जस्ट सेकेंड। इन्फ्यूज के बाद में भी हमने कुछ वर्ड लिए हैं। हमारे वो वर्ड कहीं ना कहीं टेक्निकल ग्लिच इसके अंदर है। चलिए यहीं पर हम इन शब्दों को देखते हैं। इन सारे शब्दों को बहुत अच्छे से आप जानिएगा, समझिएगा। कोई अगर आपको प्रॉब्लम होती है समझने में तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं फिर आपको इनको बताऊंगा। गॉड ब्लेस यू। वीडियो को अंत तक देखिएगा और मैं समझता हूं कि वीडियो आपको बहुत ऊंचाई तक लेकर जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।